हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा दो एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। एक रहेगा थॉमसन मॉडल और दूसरा रहेगा रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसके पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट थे वो क्या थे और उनके एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकल कर आते हैं। ठीक है, आज वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे थॉमसन मॉडल से और फिर जाएंगे किस पर, रदरफोर्ड मॉडल पर। एक्चुअल में थॉमसन मॉडल बाद में तो गलत प्रूफ हो गया, लेकिन एक शुरुआत में उसने जो भी थ्योरी दी हुई थी उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल के बारे में क्या बोला कि एक्चुअल में जो भी एक एटम रहेगा उस एटम में क्या रहेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अलग अलग जगह पर नहीं। ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो पहली चीज तो उसने क्या बोली कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे या पॉजिटिवली चार्ज जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये बोली। और उसने ये बोला कि एक्चुअल में यहां पर जो मास होगा वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मतलब उसका जो मॉडल था उससे लोगों ने यही अज्यूम किया कि एक्चुअल में इसके अकॉर्डिंग जो इसका मास होना चाहिए ये भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, और उसने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन सीड्स की तरह, जैसे वाटरमेलन होता है, तरबूज होता है, उस तरबूज में जो उसके जो बीज होते हैं वो थोड़े अलग अलग किस तरीके से फिक्स रहते हैं अलग अलग जगहों पर, कुछ वैसे ही कौन रहेगा यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने क्या बोला, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो अलग अलग एरिया में क्या रहेंगे, इम्बेडेड रहेंगे, मतलब फिक्स होंगे। ठीक है, उसने ऐसी थ्योरी क्यों दिया, क्योंकि एक्चुअल में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें ये निकल कर आता है कि जो गैसेस होती हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होती है उसमें से गैसेस के एटम्स जो होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन सेपरेट सेपरेट होने चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज बाहर नहीं आता, पॉजिटिव चार्ज के साथ पूरा का पूरा जो एटम होता है, जो गैसियस आयंस होते हैं वो एनोड रे बनकर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो उसे ये लगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में क्या होना चाहिए, थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऐसे सेपरेट सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, और इसी रीजन से इसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, या इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल देते हैं। ठीक है, पुडिंग होता क्या है, एक्चुअल में एक तरीके का केक होता है जिसमें ड्राई फ्रूट इस तरीके से अलग अलग रहते हैं सीड्स की तरह। ठीक है, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल बोल देते हैं। क्लियर हो गया। तो इस मॉडल के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि कुछ टाइम के बाद जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट निकल कर आया तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस थे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस थे, तो वो जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस थे वो पूरी तरीके से, ठीक है, इस मॉडल को गलत प्रूफ कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उसके मॉडल से रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उससे ये समझ में आ गया कि इसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब ये क्लियर हो गया कि जो थॉमसन मॉडल है वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक्चुअल में जो एटम के अंदर जो सिनेरियोज हैं या एटम के अंदर जो भी अरेंजमेंट है वो ऐसे नहीं होंगे। क्यों, तो थॉमसन मॉडल कहाँ पर फेल हो गया, अल्फा पार्टिकल के जो एक्सपेरिमेंट थे, अल्फा पार्टिकल के जो स्कैटरिंग वाले एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मतलब ये जो थॉमसन मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता और यही इसका क्या था, लिमिटेशन था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से उसने एटॉमिक मॉडल को बताया था, लेकिन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड के, उसके आने के बाद ये क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक, हाँ, इसने ये जरूर बता दिया कि एक्चुअल में जो एटम रहेगा वो पूरी तरीके से न्यूट्रल रहेगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट रहेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिवली चार्ज भी प्रेजेंट रहेगा। तो थॉमसन मॉडल ने किस चीज को एक्सप्लेन कर दिया था, न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग वाली चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ इसके हिसाब से क्या है, ये न्यूट्रल, इसकी जो न्यूट्रलिटी है ये तो ये एक्सप्लेन कर देता है, इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक, इस पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे बेटा बेटा जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ वैसे हैं। जैसे पहला वाला एमसीक्यू क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ, क्या होगा, कौन सा वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड इन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। तो एक स्फीयर रहेगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, मास उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और उस पर इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पर क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन्स मॉडल वाज दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन, किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेटा, पहला दिखा है, पहला वाला लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो गलत है, उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे। दूसरा ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, उसने बोला कि एटम न्यूट्रल भी होंगे। तीसरी चीज स्टेबिलिटी ऑफ एटम, अगर न्यूट्रल है तो स्टेबल हो सकते हैं। चौथी चीज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये वाला ऑप्शन जो है इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा पहला बेसिक सा मॉडल, बस आपको इसके एक दो स्टेटमेंट के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है, बाकी उस पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। नेक्स्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट था, इसके कारण जो एटम्स के अंदर का जो सिनेरियो है या एटम्स के अंदर का जो पिक्चराइजेशन लोगों के दिमाग में था वो पूरी तरीके से बदल गया। ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड ने सारी चीजें सही बता दी, इसका भी मॉडल फेल हो गया और इसलिए बाद में बोर्स मॉडल और उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल निकल कर आए थे, ठीक है। लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंट था इसने कुछ चीजों के बारे में सही चीजें बता दी, ठीक है, इसलिए इसके एक्सपेरिमेंट को हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, पहले उसका डिजाइन पढ़ लेते हैं कि उसका एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी। पहली चीज, उसने एक ऐसा सोर्स लिया, उसने एक ऐसा मटेरियल लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल रिलीज हो सके, रेडियो एक्टिव मटेरियल जिसमें से अल्फा पार्टिकल पास हो सके। उसने पहले उन अल्फा पार्टिकल को किससे पास किया, लीड की प्लेट से। लीड की प्लेट का यूज कहाँ है यहाँ पे, लीड एक्चुअल में ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम कर सकता है। तो उसने क्या किया, ये जो इसने लीड की जो प्लेट लिया उसमें एक होल रखा ताकि एक सिर्फ अल्फा पार्टिकल की एक बीम ये आगे जाकर गोल्ड फॉइल को अटैक करे, ठीक है। ये एक उसने क्या लिया, ये गोल्ड फॉइल लिया, इस गोल्ड फॉइल को जाकर वो अटैक करे, लेकिन एक पतली सी बीम ही जाकर अटैक करे, सारे डायरेक्शन से नहीं जाना चाहिए। तो सेफ्टी के लिए, और क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट होकर अगर पूरे रूम में फैलेंगे तो वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। दूसरी चीज, उसको एक डायरेक्शन में इंसिडेंट करवाने के लिए, केवल एक डायरेक्शन से सामने भेजने के लिए उसने क्या यूज किया, लीड प्लेट। लेकिन एक्चुअल में वो अल्फा पार्टिकल जाकर हिट किसको करते हैं, गोल्ड के फॉइल को। तो उसने क्या किया, गोल्ड का एक पतली सी फॉइल ले ली, क्योंकि गोल्ड जो है उसकी मेलेबिलिटी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसके कारण उसको बहुत ही पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो उसने उसकी एक पतली सी फॉइल लिया और उसमें जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उसे इंसिडेंट कराया, मतलब उसको हिट करवाया। लेकिन उसने जो अल्फा पार्टिकल देखे, वो अल्फा पार्टिकल जाकर हिट जो कर रहे थे उसमें बहुत ही अलग बिहेवियर देखने को मिला, ठीक है। क्योंकि उस समय तक लोगों का ये मानना था कि यहाँ पर एटम्स पूरी तरीके से भरे हुए होंगे, इस शीट में पूरी तरीके से एटम्स क्या होने चाहिए, पैक्ड होने चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, ये जो गोल्ड फॉइल जो थी उसको क्रॉस करके आगे चले गए। अगर उसको क्रॉस करके आगे चले गए, कहने का मतलब क्या है, उस गोल्ड फॉइल में बहुत सारी जगह जो है वो क्या है, खाली है। और लोगों के दिमाग में ये पहले था नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा मानते थे कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है। जब किसने, डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसके हिसाब से ये मानते थे कि एटम्स क्या है, इंडिविजिबल है, और इंडिविजिबल है तो वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, मास डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, थॉमसन का जो मॉडल है वो भी तो यही बोलता था कि वो जो मास है वो क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो सबको ये लगा था कि वो अल्फा पार्टिकल को वहीं पर रोक देंगे, लेकिन वो क्रॉस होके आगे चले जाते हैं। और आगे चले जाते हैं, इस चीज का प्रूफ कैसे मिला, क्योंकि आगे जाकर इसको पूरे सारे तरफ से कवर करके उन्होंने किसकी कवरिंग कर दी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन की, जिंक सल्फाइड के स्क्रीन की। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्या करता है, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा पहले वाले लेक्चर में भी। ये एक्चुअल में एक तरीके का फ्लोरोसेंट मटेरियल, कोई भी चीज इसको जाके हिट करते हैं तो वो ग्लो करता है। अगर कोई चीज उसको जाके हिट करेगी तो वो ग्लो करेगा, ठीक है। तो इसको बहुत सारी अलग अलग जगह पर ग्लो करता हुआ दिखाई दिया। तो फिर उसने ये ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि एक्चुअल में वो जो अल्फा पार्टिकल पास होकर जब उसको हिट कर रहे तो कौन कौन सी डायरेक्शन में हिट कर रहे हैं, ठीक है। यही उसका मेन एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो उसने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल में इंसिडेंट करवाया, और वो जो अल्फा पार्टिकल थे वो अलग अलग डायरेक्शन में बेंड होकर या अलग अलग डायरेक्शन में जाकर हिट कर रहे थे। इस चीज को हम कौन सा एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। अब इससे उसने क्या क्या पहले ऑब्जर्वेशन देखे, उससे क्या कंक्लूजन निकल कर आए, ये देखते हैं, ठीक। तो उसने क्या देखा कि जब वो अल्फा पार्टिकल को जब हिट कर रहा है तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधी पास हो जा रही है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा उसके डायरेक्शन में। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, यहाँ जैसे इस डायग्राम में दिख रहा होगा बेटा, ये जो येलो वाले जो सर्कल्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटम्स को। तो ज्यादातर ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये जो व्हाइट लाइन से जो दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन है।
कि जिस डायरेक्शन से वो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं उसी डायरेक्शन से सीधे पास हो जा रहे हैं। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल के साथ यही था। तो पहला उसका ऑब्जर्वेशन क्या था, बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या थे, अनडिफ्लेक्टेड थे, अनडिफ्लेक्टेड थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये क्या थे, अनडिफ्लेक्टेड थे। अनडिफ्लेक्टेड कहने का मतलब उनके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, वो सीधे पास हो जाते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये। इसके एक एक ऑब्जर्वेशन पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, इसीलिए इसके एक एक चीजों को ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक, दूसरा क्या था कि कुछ जो अल्फा रेस थी या अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। जैसे दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, वो क्या गया, एटम्स, एटम के पास जैसे ही गया कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, वैसे ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है ये भी क्या हुआ, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन ऐसे डिफ्लेक्ट होने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बहुत ही कम थे, बहुत ही कम। ठीक है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है, डिफ्लेक्शन बाय स्मॉल एंगल। तो ये स्मॉल एंगल से जो डिफ्लेक्ट हो गए वो कौन कौन थे, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। कुछ ही अल्फा पार्टिकल थे जिनका कुछ ना कुछ एंगल से कुछ डिफ्लेक्शन था, क्योंकि ज्यादातर तो क्या हो रहे थे, बिल्कुल सीधे पास हो जा रहे थे। ठीक है, और वहीं पर बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होकर वापस आ जा रहे थे। ठीक है, जैसे ये वाले एग्जांपल में दिख रहा होगा, ये वाला जो अल्फा रेज है ये यहां से यहां गया और वहीं से एटम से डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया, आगे क्रॉस नहीं हुआ, डिफ्लेक्ट किसी एंगल से भी नहीं हुआ, 180 डिग्री से हो गया। तो एक्चुअल में वेरी वेरी फ्यू, ठीक है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे 180 डिग्री से। लेकिन ये बहुत ही कम थे, बहुत ही कम। कितने कम, 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल। ठीक है, 1 in 20,000 पार्टिकल मतलब बहुत ही कम वैल्यू है बेटा। मतलब जब उसने 20,000 बार ऑब्जर्वेशन लिए होंगे तो एक अल्फा पार्टिकल वापस आया होगा। समझ में आया, मतलब 20,000 जो अल्फा पार्टिकल गए होंगे तो उसमें से केवल एक अल्फा पार्टिकल वापस निकल कर आया, जबकि एक्सपेरिमेंट के पहले लोगों का ये अजम्पशन था कि ज्यादातर वापस ही लौट जाने चाहिए। ठीक है, ज्यादातर वापस क्यों लौट जाने चाहिए, अगर थॉमसन मॉडल जो कहता था कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो पूरी तरीके से आने वाले अल्फा पार्टिकल को ब्लॉक कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक, ये वाला जो लोगों को सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड था वो सबसे कम अल्फा पार्टिकल्स के लिए निकल कर आ रहा था। ज्यादातर रेस को वापस चले जाना चाहिए था थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग, लेकिन 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल ही थे जो कि वापस जा रहे थे। ठीक है, तो ये उसने 3 ऑब्जर्वेशन दिया कि बहुत ही कम वापस 180 डिग्री से जा रहे हैं और थोड़े बहुत कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेट पास हो जा रहे हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ठीक, ये थे इसके क्या ऑब्जर्वेशन। अब इसने इन्हीं ऑब्जर्वेशन को बेसिस बनाकर एटम्स के बारे में कुछ कंक्लूजन्स दिए। तो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है बेटा, नेक्स्ट पढ़ना है हमें कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले चीज उसने क्या देखा कि मैक्सिमम स्पेस इन एटम जो है उसका मानना यह था कि वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी होने चाहिए। ये किसके बेसिस पर था बेटा, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, सीधे सीधे पास हो रहे थे। क्योंकि वो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो जा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर स्पेस खाली होगा, तभी बीच में कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है, कोई उसको रिबाउंड नहीं कर रहा है, उसको बीच में कुछ रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, अपोजिशन नहीं मिल रहा है, तभी जाके वो सीधे पास हो रहा है। तो ये जो पहला वाला जो ऑब्जर्वेशन था उसका कंक्लूजन ये था। तो ये किसके कारण था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर इनडिफ्लेक्ट अनडिफ्लेक्टेड। ये क्या थे, अनडिफ्लेक्टेड थे, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए किस ऑब्जर्वेशन के कारण कौन सा उसने कंक्लूजन दिया। ठीक, दूसरा क्या था, पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसा उसने बोला। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसे यह दिखाई दिया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, कल हमने डिस्कस किया था बेटा, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम 2+ को बोलते हैं, यही तो अल्फा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब ऑब्वियसली रिपल्शन के कारण हो रहा है, और रिपल्शन उसको कौन देगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब उसने ये देखा कि एटम के अंदर का पॉजिटिव चार्ज जो है
वो छोटे से ही एरिया में, छोटे से ही वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, अदरवाइज ज्यादा जो रेज थी वो डिफ्लेक्ट होते। अगर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा फैले हुए होते, ठीक, तो बहुत सारी रेज डिफ्लेक्ट हो सकती थी। बहुत ही कम अल्फा रेज जो हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं, इसका मतलब बहुत ही कम जगह पर वो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कम में डिफ्लेक्शन था। तो उसने ये बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। उसने ये बोला कि बहुत ही कम जगह पर वो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा। तीसरी चीज उसने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के बारे में उसने ये बोला कि ये बहुत ही कम होगा, वेरी स्मॉल, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। कि जो एटम है, एटम के साइज से अगर कंपेयर करें तो न्यूक्लियस का साइज बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियस कौन सा, जो उसके अंदर वाला है जिस पर पॉजिटिव चार्ज और उसका मास रहेगा। ऐसा उसने क्यों बोला कि वो थोड़े से चार्ज पर ही वो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम अल्फा रेज थी जो कि वापस लौट कर आ रही थी, 180 डिग्री से वापस लौट कर आ रही थी, ठीक है। मतलब 1 in 20,000 पार्टिकल ही वापस लौट कर आ रहे थे। तो उसका ये मानना था कि कुछ ही जगह पर पूरा का पूरा मास प्रेजेंट है, तभी जाके बहुत ही कम अल्फा रेज आ रही हैं। अगर वो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो ज्यादातर क्या होती है, अल्फा पार्टिकल्स वापस आ जाते हैं। क्लियर हुआ, ठीक। तो उसका ये मानना था कि वो जो न्यूक्लियस है जहां पर वो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और पूरा का पूरा मास प्रेजेंट है, न्यूक्लियस किसको बोला उसने, जहां पर उसका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा और जहां पर उसका पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसको न्यूक्लियस बोला। और उसने बोला कि वो बहुत ही कम वॉल्यूम में प्रेजेंट होना चाहिए। कितना, उसने कुछ कैलकुलेशंस भी देखे, ऐसा नहीं था कि उसने सिर्फ ऐसी थ्योरी दे दी, उसने कुछ कैलकुलेशंस करके बताए और वो लगभग सही निकल कर आते हैं, ठीक है। उसने ये बोला कि जो एटम का जो साइज होता है, मतलब एटम का जो रेडियस होता है, जब भी साइज आएगा मतलब उसका मतलब आप रेडियस निकालोगे बेटा, ठीक है। एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में होता है, ठीक है। और उसने बोला है कि जो न्यूक्लियस का जो साइज निकल कर आएगा, ठीक है, वो करीबन कितना होगा, 10⁻⁻15 मीटर होगा। कहने का मतलब 10⁻5 टाइम्स ज्यादा बड़ा होगा एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से, ये इतना छोटा है। और 10⁻5 टाइम्स बोलने का मतलब क्या है, अगर न्यूक्लियस उस क्रिकेट बॉल के बराबर होगी, अगर न्यूक्लियस को हम क्रिकेट बॉल के बराबर मान ले, तो ये जो पूरी सिटी है 5 किलोमीटर रेडियस के पूरा का पूरा जो एरिया जो आ रहा है वो पूरा क्या हो जाएगा, एटम। इतना बड़ा डिफरेंस होता है न्यूक्लियस के साइज में और एटम के साइज में। समझ में आ रहा है बेटा। अगर पूरा जो सिटी को मान ले 5 किलोमीटर की रेडियस में पूरा जो सर्कल बनेगा, उतना बड़ा अगर एटम है तो न्यूक्लियस का साइज एक क्रिकेट बॉल के बराबर ही रहेगा, ठीक है। इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों के साइज में। और उसने क्या बोला, ये तो कुछ कैलकुलेशन से करके आया। वो कैलकुलेशन उसने कैसे की है हमें पढ़ना नहीं है, बट वो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद वो कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक। तो उसने ये बोला कि जो न्यूक्लियस का साइज रहेगा वो बहुत 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 कम होगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, ठीक है। 10⁻5 टाइम्स लेस होगा न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के कंपैरिजन में। एक्चुअल में उसने एटम के न्यूक्लियस के रेडियस निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया अपने कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, और वो फॉर्मूला हम देखेंगे बेटा। एक्चुअल में वैसे तो वो एनसीईआरटी में वो फॉर्मूला आपको केमिस्ट्री में नहीं दिया है, लेकिन फिजिक्स में आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक। तो वो जो फॉर्मूला उसने दिया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसका फॉर्मूला क्या था, रेडियस विल बी इक्वल टू, एक कांस्टेंट था आर नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए, जो कि मास है एटम का, की पावर क्या 1/3, जिसमें ये जो आर नॉट है, ये आर नॉट की वैल्यू कितनी है, होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। एक्चुअल में कुछ जगहों पर ये आपको 1.3 भी देखने को मिल जाएगा बेटा, ठीक है। ज्यादातर जगहों पर 1.2 मिलेगा, लेकिन 1.3 भी आपको मिल सकता है, ठीक। अप्रोक्सीमेट बस निकालना होता है हमें। और ये जो ए है ये क्या है, एक्चुअल में मास नंबर है, ठीक है, ये मास ऑफ एलिमेंट है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कॉपर के लिए निकालना चाहते हैं,
कॉपर एटम के न्यूक्लियस का अगर हम रेडियस निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.2 इंटू 10⁻⁻15। और मास कितना हो जाता है बेटा कॉपर का मास होता है 63.5, तो इसको अप्रॉक्स कितना ले लेंगे 64 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, नियर बाई आंसर निकालना है हमें, तो इसको ले लेते हैं 64 की पावर क्या हो जाएगा 1/3 क्यूब रूट। ठीक है, तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 का क्यूब होता है 64, 4 इंटू 4 तो 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू क्या हो जाएगा 4, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और 10⁻⁻15 मीटर को हम क्या बोलते हैं, फेम्टोमीटर या फर्मी मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मी मीटर क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो इसी को हम और क्या बोल सकते हैं 4.8 FM। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ ये। तो उसने ये वाला फॉर्मूला दिया था, थोड़ा बहुत आइडिया आपको रहना चाहिए इस फॉर्मूले का भी, क्योंकि बाद में आपको ये सीखना ही है। ठीक है, केमिस्ट्री की बुक में ज़रूर नहीं दे रखा है। तो उसने ये जो कंक्लूजन्स दिए, इन कंक्लूजन से रिलेटेड फिर इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके उसने क्या किया, एक एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, उस मॉडल के बारे में ये क्या कहता है, एटॉमिक मॉडल के बारे में इसको जानते हैं। ठीक, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो सबसे पहले चीज किसके बारे में कहता था, पॉजिटिव चार्ज और मास के बारे में। ठीक है, उसका कहना था कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन स्मॉल रीजन, थोड़े से ही स्पेस में वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, जिसे बाद में नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो स्मॉल रीजन रहेगा एटम के अंदर, उस रीजन में क्या प्रेजेंट रहेगा, पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा और मोस्ट ऑफ द मास। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, तो लगभग सारा मास उस न्यूक्लियस वाले रीजन में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरी चीज वो किसके बारे में बोलता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या करेंगे, वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व करने चाहिए। और जब वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किसकी तरह हो जाएगा, सोलार सिस्टम की तरह, जैसे हमारा सोलार सिस्टम है सन और प्लेनेट की तरह। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे, जिसको क्या नाम दिया गया, ऑर्बिट। तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे, और वो सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। जैसे ये क्या हो जाएगा, ये जो सर्कुलर पाथ है ये ऑर्बिट हो जाएगा। ठीक, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, और ये छोटा सा जो रीजन होगा ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। तो उसने ये बोला कि ये एक्चुअल में जो एटम के अंदर जो भी सिस्टम है वो किसकी तरह है, सोलार सिस्टम की तरह है, हमारे सोलार सिस्टम की तरह है, जिसमें सन जो है वो न्यूक्लियस की तरह काम करेगा और आसपास घूमने वाले जो प्लेनेट है वो इलेक्ट्रॉन की तरह होंगे। ठीक, और तीसरी चीज उसने क्या बोला कि ये चीजें स्टेबल क्यों हैं, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उसने क्या बोला बेटा, ये के रहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं जब अपोजिट चार्जेस के बीच में, चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। और इसी इसी चीज के कारण, इसी उसके मॉडल में, इसी पोस्टुलेट के कारण कुछ लिमिटेशन भी बाद में निकल कर आया रदरफोर्ड मॉडल का। क्या लिमिटेशन आया वो डिस्कस करेंगे। तो मॉडल के तीन, मॉडल अपने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में उसने तीन चीज़ें क्या बोली। पहली चीज़ कि पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास जो है वो न्यूक्लियस पर कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सर्कुलर पाथ में आसपास वो रिवॉल्व करेंगे। और तीसरी चीज, न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको बोलते हैं, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद ये तो हो गया रदरफोर्ड मॉडल। नेक्स्ट चीज हमें जो डिस्कस करनी है वो है इसका लिमिटेशन, कि एक्चुअल में रदरफोर्ड मॉडल में प्रॉब्लम कहाँ आई। तो एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आई, मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से। तो मैक्सवेल थ्योरी क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे बेटा। शुरुआत में ये देख लेते हैं कि उसने एक्चुअल में कंपैरिजन किससे किया था, एटम का सोलार सिस्टम से। जैसे ये हो गया सन और ये हो गया क्या, प्लैनेट। तो यहां पर इन दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू M1 × M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फिजिक्स में आप ये फॉर्मूला पढ़ोगे बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ठीक है। कुछ ऐसा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है K × Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर यहाँ डिस्टेंस है, Q1 Q2 न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और K एक कांस्टेंट है। जैसे यहाँ दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके लिए G एक कांस्टेंट होता है, ठीक। ये फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना यहाँ सीखना नहीं है बेटा, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी ने जो लिमिटेशंस दे रखे हैं उसके हर एक स्टेटमेंट आपको पता रहनी चाहिए, ठीक। तो एक्चुअल में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। क्या कि जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, कुछ वैसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है किसमें, एटम के अंदर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम किसके कारण जनरेट हुई कि एक्चुअल में जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो अनचार्ज्ड होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है, और इसलिए वहां पर कुछ और लॉज भी फॉलो होने चाहिए थे, ठीक है। तो प्लैनेट्स तो क्या होते हैं, ये अनचार्ज्ड है, और इसी के कारण सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं, ये चार्ज्ड होते हैं, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इन निगेटिव चार्जेस के बारे में या चार्जेस के बारे में एक्चुअल में मैक्सवेल थ्योरी पहले ही आ चुकी थी, और उसका प्रूफ भी था कि वो सही होते हैं ऐसे, ठीक है। मैक्सवेल थ्योरी क्या बोलता है, वो थ्योरी ये बोलता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेशन में होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट या कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। तो मैक्सवेल थ्योरी क्या कहता था, ये कहता था कि चार्ज्ड पार्टिकल इन एक्सिलरेशन, चार्ज्ड पार्टिकल इन एक्सिलरेशन, ठीक है, क्या करना चाहिए, ये एमिट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब एनर्जी रिलीज करेंगे, एमिट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक मिनट बेटा इसको रब कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करनी चाहिए, मतलब एक्चुअल में क्या रिलीज करने चाहिए, एनर्जी रिलीज करने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इसको क्यों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ये कहता जरूर था कि इलेक्ट्रॉन वेरी हाई स्पीड से उसमें क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसने बोला कि स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक। तो ये बहुत ज्यादा स्पीड से जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है, हर एक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज, अगर डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो हम क्या बोल देंगे, वो एक्चुअल में एक्सेलरेशन में है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है ये एक्चुअल में एक्सेलरेशन में है, अगर ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन में है तो इसको एनर्जी एमिट करनी चाहिए, और अगर ये एनर्जी एमिट करेगा, रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खुद की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे ये रिवॉल्व करेगा वैसे वैसे एनर्जी रिलीज करना चाहिए, और जैसे जैसे एनर्जी रिलीज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज करते करते, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ज्यादा फिर वो कम वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करता जाएगा, और थोड़े ही टाइम में किस में गिर जाना चाहिए, उसे न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। तो ये मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, मतलब इलेक्ट्रॉन को स्टेबल नहीं होना चाहिए था इन केस, ठीक है, अगर ये वाला जो सिस्टम है, ठीक है, कुछ इस तरीके से उसमें मैक्सवेल थ्योरी लगाते हैं तो, ठीक है। तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन जो रदरफोर्ड है उस मॉडल ने नहीं दिया कि ऐसा क्यों नहीं होता, कि मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग वो जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करना चाहिए, एनर्जी रिलीज करना चाहिए, और रिलीज करने के बाद थोड़ी ही टाइम, इनफैक्ट ये कितना टाइम लेना चाहिए न्यूक्लियस में गिरने के लिए, ये केवल 10⁻⁻8 सेकेंड में ही ये न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन को अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से वो जो सोलार सिस्टम है वो इसकी तरह नहीं मान सकते, क्योंकि प्लेनेट चार्ज्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनचार्ज्ड होते हैं, तो उसमें ये वाली चीज होनी चाहिए थी। क्लियर हुआ बेटा। तो मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक्सप्लेनेशन था वो रदरफोर्ड ने नहीं दिया, और यही उसका क्या था, सबसे बड़ा लिमिटेशन था। क्लियर हुआ बेटा। इसके बाद और भी बहुत सारे दूसरे ऑब्जर्वेशंस थे, उनका एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं दे पाए, जैसे स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल में बेटा, ठीक है, उनका भी एक्सप्लेनेशन इसके पास नहीं था, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा जो बोर्स मॉडल है ये फेल कर गया, ठीक। अब इसके बाद बोर मॉडल नहीं, रदरफोर्ड मॉडल बेटा, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल फेल कर गया, ठीक है। इसके बाद इस पर बेस्ड कुछ सिंपल से क्वेश्चंस करते हैं, देखना क्या है।
Rutherford's experiment on scattering of alpha particle showed for the first time that the atom has, एटम के पास क्या प्रेजेंट होने चाहिए, एटम के पास क्या प्रेजेंट होने चाहिए, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस हो रहेगा, एक छोटा सा रीजन रहेगा जहां पर क्या प्रेजेंट रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज, साइज ऑफ द न्यूक्लियस किस रेंज में होता है बेटा, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में होता है। ठीक है, सिर्फ वो जो हमने डाटा पढ़ा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये है द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल वाज इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, लिमिटेशन के बारे में बात कर रहा है। कौन सा लिमिटेशन था, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को किस चीज पर गिर जाना चाहिए बेटा, न्यूक्लियस पर गिर जाना चाहिए 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर ही। ठीक, नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम न्यूक्लियस एज पर रदरफोर्ड्स डिडक्शंस, मतलब उसके फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, आर इज इक्वल टू क्या है, आर नॉट इंटू ए टू दावर 1/3, आर नॉट क्या होता है बेटा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और ए क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए निकालना है तो एल्यूमिनियम के लिए एटॉमिक मास हो जाएगा 27, 1/3, 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा बेटा 3, 3 का क्यूब करने के बाद 27 आता है, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बेटा, फोर्थ वाला। क्लियर हुआ क्या, तो यहां पर हमने दो मॉडल कंप्लीट पढ़ लिए हैं बेटा, एक पढ़ लिया थॉमसन मॉडल और दूसरा रदरफोर्ड मॉडल। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आइसो सीरीज और रेडियो एक्टिविटी के बारे में, आइसो टर्म यूज करके, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोस्टर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है बेटा, उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं, उनके बेसिक कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, रेडियो एक्टिविटी का। तो आज वाले लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, आज के लेक्चर के लिए थैंक यू बेटा, बाय।